Assalamualaikum everyone, this is Mohammed Naufal and this is my brief intro. I am co-founder Relief Me and PIIC lead IoT instructor and final year electronic engineering student at NED University. मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है सेल्फ ड्राइविंग कार, जो कि इस वीडियो का मौजू भी है, तो आइए चलते हैं उसकी तरफ. Before starting, I would like to acknowledge the efforts of my team members and my supervisor Suryavar, and my friends are Faiz, Hazik and Danish. दिस इज़ दी प्रेजेंटेशन आउटलाइन. मैं शुरू करूँगा कि क्या प्रोजेक्ट आइडिया है और किन मराहल से गुजरकर एक सेल्फ ड्राइविंग का वजूद ज़ाहिर होता है, उसकी क्या पाकिस्तान में एप्लीकेशंस हैं, और अगर आप एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो उसके लिए आपको पहले क्या क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. सो द प्रोजेक्ट आइडिया ये था कि एक हम लो कॉस्ट सेल्फ ड्राइविंग कार बनाएं. लो कॉस्ट सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे बनाई जा सकती है? सेल्फ ड्राइविंग कार इंडस्ट्री में दो तबके पाए जाते हैं. एक जानिब खड़े हैं हमारे एलॉन मस्क और दूसरी जानिब खड़ी है पूरी रेस्ट ऑफ द सेल्फ ड्राइविंग कार इंडस्ट्री. एलॉन मस्क का कहना है कि हम लोग गाड़ी में महज एक बहुत सारे कैमरास लगा के, चीप कैमरास लगा के भी गुजारा कर सकते हैं, जबकि रेस्ट ऑफ द सेल्फ ड्राइविंग कार इंडस्ट्री कहती है कि नहीं, हमें एक महंगा सा लिडार सेंसर लगाना है जो कि अपने अराउंड 3D इमेज बना लेता है, और उसके बगैर वो कहते हैं कि गुजारा नहीं हो सकता. सो लिडार चूँकि बहुत एक्सपेंसिव है, तो इस वजह से एलॉन मस्क उसको अवॉइड करना चाहता है. मगर उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि चूँकि रेस्ट ऑफ द सेल्फ ड्राइविंग कार इंडस्ट्री एक साथ खड़ी थी, तो उन्होंने बहुत सारी पिछले ईयर्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया और उन्होंने बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं लिडार सेंसर की प्राइस को कम करने में. तो कैमरे को तो समझ आता है हमें देख के कि भाई कैमरा किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को पहचानता होगा, मगर एक लिडार सेंसर किस तरीके से पहचानता है उसकी हम एक क्विक वीडियो देख लेते हैं. तो आप ये देख सकते हैं कि अपने ये अराउंड एक अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से पहचान रहा है, अपने ये साथ में दरख्तों वगैरह को और बिल्डिंग्स को पहचान रहा है, और साथ से गुजरने वाली गाड़ियों को और लेन्स को, डिफरेंट लेन्स को पहचान रहा है, और ये ख़ुद कौन सी लेन में ये भी रिकग्नाइज कर रहा है. सो दिस इज़ दी ब्लॉक डायग्राम जिन इर्तका की मनाजिल को तय करता हुआ एक सेल्फ ड्राइविंग कार का वजूद ज़ाहिर होता है. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक ट्रैक डिज़ाइन करते हैं, उस पर लेन्स डिटेक्ट करते हैं, फिर अपना डेटा सेट जनरेट करते हैं, और फिर जब मॉडल ट्रेन हो जाता है, मॉडल को ट्रेन करते हैं. मॉडल को ट्रेन करने के बाद वो हमें रियल टाइम में प्रेडिक्शन कर रहा होता है कि इस फ्रेम का क्या स्टीयरिंग एंगल होगा, और फिर उस एंगल पे गाड़ी को टर्न कर देता है. और लास्ट स्टेप ऑप्शनल है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जिसमें अगर आप ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. अच्छा, गाड़ी में सेल्फ ड्राइविंग कार में इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है. हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप इज़ फेयरली लिमिटेड इन द सेंस लिमिटेड इन द सेंस कि असल में सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं और बहुत सारे मॉडल साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, मगर एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिहाज से इट इज़ गुड इनफ एंड दिस इज़ नॉट लिमिटेड, बिकॉज एक साल में करना होता है हमें पूरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. तो आप अपना स्कोप, प्रोजेक्ट का स्कोप बहुत ही ध्यान से चूज़ करते हो, जिसके बारे में हम डिटेल में आखिर में बात करेंगे. So before working on the hardware, we started first with the simulation, और हमने ये Udacity simulation यूज़ की. हमने इसी पे डेटा सेट जनरेट किया, मॉडल को ट्रेन किया, और अब ये देख सकते हैं गाड़ी ऑटोनमसली ड्राइव कर रही है, मैं इसको ड्राइव नहीं कर रहा हूँ. So this is a very interesting thing to get started with if you are planning to start with the self-driving car. So how the self-driving car works is, अगर आपको मेरा पॉइंटर नज़र आ रहा हो, मेरा माउस पॉइंटर, तो ये CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, और ये जितने भी कैमरास लगे हुए हैं गाड़ी में ये इनपुट हो रहे होते हैं CNN में, और ये एक रैंडम स्टीयरिंग व्हील एंगल जनरेट कर देता है, और फिर हम इसको कंपेयर करते हैं हमारी एक्चुअल स्टीयरिंग व्हील एंगल से, और फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं और एक एरर जनरेट होता है. एंड देन यूजिंग बैक प्रोपगेशन हम वेट एडजस्टमेंट करते हैं CNN मॉडल की, सच दैट कि हम इसको लॉन्ग इनफ ट्रेन करते हैं कि आइंदा अब जब भी वो किसी फ्रेम को फ्रेम जब इनपुट होगा और वो आउटपुट करेगा एक स्टीयरिंग व्हील एंगल, तो वो एज़ क्लोज एज पॉसिबल टू द एक्चुअल स्टीयरिंग व्हील एंगल हो. हमारा जो CNN मॉडल है वो आप देख सकते हैं राइट साइड पे, ये NVIDIA का असल में मॉडल है. आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं एंड टू एंड लर्निंग रिसर्च पेपर में भी. सो एज मेंशन्ड अर्लियर कि हमारा सबसे पहला जो
स्टेप होता है वो डिज़ाइन ट्रैक होता है। हमारी इंस्पिरेशन ट्रैक की थी AWS डीप रेसर कार से। तो ये अमेज़ॉन जो है इन लोगों की अपनी एक छोटी सी टॉय कार है। ये लोग बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अरेंज करवाते हैं, टेक इंथुजियास्ट जो होते हैं वो में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। तो हमने इससे इंस्पायर होकर हमने ये ट्रैक बनाया, मगर अभी ये महज इसकी शेप है, अभी हमने इसकी डायमेंशंस डिसाइड नहीं की, क्योंकि अब हम जाएंगे गाड़ी ख़रीदने और गाड़ी ख़रीदेंगे उसी लिहाज से हम उसकी डायमेंशंस डिसाइड करेंगे। सो दिस कार कॉस्टेड अस अराउंड 15,000 रुपीज़। और फिर हमने क्या किया कि हमारे पास जो स्पेस थी उसमें हमने क्रेयॉन्स से जाके पूरा ट्रैक डिज़ाइन किया और उस पर गाड़ी को चला के देखा कहीं हमने कोई बहुत ही पतली लेन्स तो नहीं रख दी और कोई टर्न्स पे उससे कोई मुश्किल तो नहीं हो रहा। एंड आफ्टर गेटिंग सेटिस्फाइड फिर हमने इसको इलस्ट्रेटर पे ट्रैक की डायमेंशंस को फाइनलाइज किया और इसको फाइनली प्रिंट करवा लिया। इसकी कुछ कटिंग की ताकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस में ये बिच जाए। और ये हमारा फाइनल वर्जन था प्रिंट होने के बाद। ये हमें कॉस्ट पड़ी इसकी 19,000 रुपीज़। डायमेंशन है 21 बाई 37 फीट। उसके बाद हमने इस पर लेन डिटेक्शन की। लेन डिटेक्शन इन सीरीज़ ऑफ स्टेप्स के बाद होती है, मगर मैं इन स्टेप्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा। एंड वी विल डायरेक्टली जंप इनटू द रिजल्ट्स एंड नॉट विद द स्टेप्स के किस तरीके से लेन डिटेक्शन होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये लेन्स को डिटेक्ट कर रहा है। नाउ हमने लेन्स को डिटेक्ट कर ली। अब हम जानना चाहते हैं कि हमारे इस फ्रेम पे, ये जो फ्रेम है इस पे असल में स्टीयरिंग एंगल है भी क्या। अब हम क्या कर सकते थे, या तो कोई स्टीयरिंग व्हील एंगल सेंसर यूज़ करें या तो कंप्यूटर विजन के ज़रिए डिटेक्ट करें कि क्या स्टीयरिंग व्हील एंगल है। तो हम लोगों ने कंप्यूटर विजन के ज़रिए डिटेक्ट करना चाहा स्टीयरिंग व्हील एंगल। तो अब आप इसमें देख सकते हैं, पहले हमने डिटेक्ट किया, देखा कि भाई डिटेक्ट कर रहा है लेंस को कि नहीं, रियल टाइम में, पिक्चर में, वीडियो में। उसके बाद हमने स्टीयरिंग व्हील देखा कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं कि ये लाइन चूँकि तकरीबन बिल्कुल सीधी है, स्लाइटली ट्विस्टेड टू द लेफ्ट है, तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल प्रेडिक्ट करके बता रहा है 90 मीन्स स्ट्रेट एंड लेस देन 90 मीन्स लेफ्ट एंड ग्रेटर देन 90 मीन्स टूवर्ड्स राइट। अब फिर उसके बाद हमने अपना डेटा सेट जनरेट करना चाहा। डेटा सेट जनरेट करने के लिए हमें एक माइक्रो प्रोसेसर चाहिए था। हमने जेटसन नैनो इंपोर्ट किया जो कि हमें 22,000 रुपीज़ का पड़ा। उसके बाद हमें बैटरीज चाहिए थी। हमने डिफरेंट बैटरीज को टेस्ट आउट किया। कैमरा लिया V2 V2 कैमरा विच कॉस्टेड अस अराउंड 4,000 रुपीज़। फिर जब हम डेटा सेट कलेक्ट करने बैठे और हमने लेन डिटेक्शन वगैरह की, सो वी रियलाइज कि हमने जो है कुछ ज़्यादा ही शार्प टर्न्स बना लिए। तो फिर हम इसको सीधे हम लोगों ने कहा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रैक की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा कम कर देते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि टर्न्स को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और चूँकि कोविड चल रहा है तो आप देख सकते हैं मास्क वास्क पहना हुआ सब ने। डेटा सेट जनरेट करने के बाद हम लोगों ने कोई 100 लैप्स जनरेट किए पूरे के पूरे ट्रैक पे। और जब डेटा सेट जनरेट हो गया पूरा का पूरा, तो अब हमने उस पर अपना एल्गोरिथम रन किया जो कि क्या कर रहा है, लेन डिटेक्ट करके हमें हर फ्रेम के करस्पॉन्डिंग उसका स्टीयरिंग एंगल मैप करके उसको डेटाबेस में सेव कर रहा है, मतलब लोकल ड्राइव में सेव कर रहा है। तो मैं ये वीडियो दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये लेन्स को डिटेक्ट कर रहा है और पीछे टर्मिनल में हमें बता रहा है कि क्या स्टीयरिंग व्हील एंगल है इसका, और उन फ्रेम्स को उन स्टीयरिंग व्हील एंगल के नाम से सेव कर रहा है। सो दिस इज़ एडजस्टमेंट करने के बाद ये हमारा फाइनल ट्रैक था। आप देख सकते हैं कि ब्लैक टेप लगी हुई है, तो ये इस वजह से कि हमने पिछले ट्रैक को छुपाया और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए इसको पूरे ट्रैक को बिल्कुल सीधा साधा कर दिया। तो ये हमारी गाड़ियाँ राइट साइड पे। जब हमने पूरा डेटा सेट जनरेट कर लिया तो अब बारी थी कि उसको ट्रेन किया जाए। तो ट्रेनिंग प्रोग्रेस में है हम लोग। सो फार बहुत अच्छी एक्यूरेसी हमें मिल रही है।
और जैसे कि मैंने बताया कि इन प्रोग्रेस है, तो अभी मैंने उसके रिजल्ट्स अटैच नहीं किए हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप अगर चाहते हैं कि ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस भी हो, तो आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करके ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस भी कर सकते हैं, और कोई अल्ट्रासोनिक सेंसर वगैरह लगा के अब करके एंड की लॉजिक कर सकते हैं कि अगर कैमरा भी डिटेक्ट कर रहा है कोई ऑब्स्टिकल और कोई जो अल्ट्रासोनिक सेंसर दोनों डिटेक्ट करें, तो फिर उसको अवॉइड करो ऑब्स्टिकल को। जो ये सेल्फ ड्राइविंग कार है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में यहाँ पे है कि भाई हम इसको शटल सर्विस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारे रोड्स का आर्किटेक्चर सही नहीं है, तो हम मगर यूनिवर्सिटी जैसे NED यूनिवर्सिटी है, उधर काफ़ी बेहतर लेन्स वगैरह हैं, तो हम उधर यूज़ किया जा सकता है, या कोई भी बहुत बड़ी कंपनी जिसके अंदर शटल सर्विसेज चल रही हैं उधर दिन के टाइम पे या किसी भी टाइम पे चल सकती हैं। अच्छा, अब आते हैं कि अगर आप एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। स्कोप से मुराद ये है कि ना आपने प्रोजेक्ट इतना छोटा रखना है ना बहुत बड़ा रखना है। अगर आप बहुत बड़ा रखेंगे तो आपको जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे तो FYP कमेटी खुद ही बता देती है कि बेटा आप ये सब कर नहीं पाएंगे, अपने स्कोप को लिमिटेड करें। तो इस वजह से हमने महज एक ही मॉडल पे काम किया है, CNN, जो कि महज स्टीयरिंग व्हील प्रोटेक्शन करेगी और मे बी तो नहीं, हमें डिलीवर करना है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस भी। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि सेल्फ ड्राइविंग कार में सिर्फ ये नहीं होता, इसके अलावा बहुत कुछ होता है, मगर मैं उसकी डिटेल्स में अभी नहीं जाऊँगा। मगर आप गूगल करके ज़रूर देखिएगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार में एक साथ कितने सारे मॉडल्स एक साथ काम कर रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। तो हमने प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन किया कि यार नहीं, हम ये फीचर्स को नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे और ये फीचर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, दूसरा है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हुए आपको देखना होता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, और ना इंटरेस्ट के साथ साथ आपको उसमें एक्सपर्टीज़ है भी कि नहीं है। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि भाई हम चांद पे पहुंच जाएंगे अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, मगर उन्हें कोई एक्सपर्टीज़ वगैरह नहीं होती उसमें, और वो सोचते हैं कि यार पूरा साल है, वक्त के साथ साथ सीख लेंगे। तो और उनकी बात वैलिड भी होती है, वो कहते हैं कि भाई हमने एक अपने आप को तसल्ली देते हैं कि भाई हमने प्रीवियसली इतने मुश्किल प्रोजेक्ट्स एक महीने में डिलीवर किए हुए, तो ये किस मर्ज़ की ये क्या चीज़ है, ये तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। मगर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता, और वो क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में एक प्रोफेसर भी होता है जिसको आपको बहुत अहमियत देनी होती है उसकी सजेशंस को, और वो आपको बार बार बता रहा होता है कि नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, और आप करके लाते हो कुछ काम, वो कहते हैं नहीं आपको ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना था, और आपको प्रोजेक्ट की काफ़ी सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज़ करनी पड़ती हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ आपकी विल नहीं होती है, एक प्रोफेसर की भी विल होती है, और जिसकी वजह से आपको प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें बार बार रिवाइज़ करनी पड़ती हैं। या आपको पता चलता है कि यार इनिशियली जिस चीज़ों में मेरी एक्सपर्टीज़ थी, प्रोफेसर तो मुझे थोड़ा डिफरेंट डोमेन में लेके जाना चाह रहा है, उधर तो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो उधर साथ साथ थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ता है। उसके अलावा याद रहे कि फाइनल ईयर में आपको थीसिस भी लिखना होता है, फिर अगर प्रोफेसर कह रहे रिसर्च पेपर भी लिखना होता है, जॉब हंट भी चल रही होती है, फाइनल सेमेस्टर के पेपर्स वगैरह भी चल रहे होते हैं, और हमारे उसमें तो क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो सब कुछ बहुत मुश्किल है, ये सब ऑनलाइन क्लासेस लेना भी। अच्छा, उसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि जो 4th पॉइंट है डिलीवरेबल्स, आप लोग ये नहीं कर सकते कि मैं कोशिश करूँगा कि ये फ़ीचर इम्प्लीमेंट हो जाए और अगर वक्त मिला तो मैं ये भी इम्प्लीमेंट कर दूँगा। नो, आपको जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपना वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं FYP कमेटी को, तो वो पूरे डिलीवरेबल्स आपको मांगते हैं कि भाई मुझे बताएं कि आप किस डेट तक क्या इम्प्लीमेंट कर देंगे, और किस डेट तक क्या इम्प्लीमेंट कर देंगे उसके लिए आपको फील्ड नॉलेज पहले से होनी चाहिए, कि आपको पहले से पता होगा कि किस फीचर में कितना टाइम लगेगा, तभी आप कोई डेडलाइन बता सकते हो। सो you should have little expertise before getting started with the project. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना होता है कि आई थिंक टॉप बॉटम और बॉटम अप अप्रोच कहलाती है। सो व्हाट इज़ दिस? टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि आप कहते हो कि यार मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा करूँगा कि लोग चांद पे पहुँच जाएंगे। सो आपने सिर्फ टॉप का पहुंचा, बॉटम का नहीं सोचा। जब आप FYP कमेटी ने कहा ओके लेट्स सी कैसे करता है बच्चा,
फिर आप जब करने बैठे तो आपने देखा यार मेरे पास तो कंपोनेंट्स ही नहीं है ये करने के लिए, तो आपने बॉटम नहीं देखा था, आपने डायरेक्ट टॉप देखा था। इसकी बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि अगर फॉर एग्जांपल आप बिरयानी बनाने बैठ रहे हैं और आपने सोचा मैं बिरयानी बनाने बैठूंगा, अपने सब घर वालों को बता दिया, और जब आप बनाने बैठे तब आपको पता चला कि वो मेरे पास तो टमाटर ही नहीं है। अगर टमाटर डलता है बिरयानी में, मुझे नहीं पता डलता है कि नहीं। सो आपने देखा कि भाई मेरे पास इंग्रेडिएंट्स से मुझे डालने थे बिरयानी में, उसमें से तो मैं कहीं कहीं लैक कर रहा हूँ। तो आपकी ये फेल हो गई टॉप डाउन अप्रोच। फिर दूसरी अप्रोच होती है बॉटम अप अप्रोच, कि आपने कहा कि यार मेरे पास जो कि कोविड में मे बी अगर किसी ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पहले से प्रेजेंटेशन नहीं दी और वो अब जाके करेगा कोविड के दौरान ही, तो वो मे बी बॉटम अप अप्रोच यूज़ करेगा। बॉटम अप अप्रोच ये होती है कि वो कहता है कि यार मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज ये हैं, मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, मगर मुझे पता नहीं है बनाना क्या है, और उसे टॉप का नहीं पता होता, सिर्फ बॉटम का पता होता है ये चीज़ें मैं इसी से कुछ बनाऊँगा। तो ये दोनों अप्रोचेस कोई सही नहीं है, आपको म्याना रवि अख्तियार करनी पड़ती है, एंड नन ऑफ देम इज़ बेस्ट फॉर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आपको टॉप भी देखना होता है और बॉटम भी देखना होता है। आई होप दिस मेक सेंस। सो दिस वाज इट। अगर आप चाहें मुझसे कोई भी डिस्कशन करना तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, एंड ये रही मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल, एंड सी यू देन। अल्लाह हाफ़िज़।